हाय गाइस, आज की क्लास में हम लोग फिर से चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम देखेंगे, क्योंकि अभी पूरा हुआ नहीं था। उसका फर्स्ट पार्ट में हमने आपको कोल टॉपिक से पहले डिस्कशन किया था। आज का जो क्लास होगा कोल टॉपिक से आगे होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू से करने से पहले अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की जो क्लास है अगर आपको समझ में आती है, अच्छा लगता है, तो आप अपने मित्रों, दोस्तों, अपने परिचितों में साझा ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको भी साइंस की जो क्लासेस है मिल सके और वो भी नॉलेज गेन कर सकें, ठीक है। शुरू करते हैं बिना देर किए। कोल, ठीक है। कोल मीन्स क्या होता है? कोयला। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट। आप या तो सुने हैं या तो देखे हैं, ठीक है। इट इज़ अ हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। ये पत्थर जैसा क्या होता है? हार्ड होता है, कठोर होता है, और कलर इसका कैसा होता है? काला, जैसा यहाँ फिगर में दिखाया हुआ है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड। कोल मीन्स कोयला। कोयला एक क्या है? एक प्रकार का ईंधन है जिसका इस्तेमाल क्या होता है? खाना बनाने में होता है। किसमें होता है? खाना पकाने में, खाना बनाने में। अर्लियर मीन्स पहले, इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। पहले क्या होता था? जो रेलवे है, जो रेलगाड़ी है, उसमें इंजन होता है, आज भी, कल भी, पहले भी था। उसके इंजन में स्टीम मीन्स भाप पैदा करने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे कि क्या होता था? रेल चलती थी, ठीक है। इट इज आल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और इसका इस्तेमाल, मतलब कोयले का इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट्स में भी किया जाता है। किस लिए? इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, विद्युत पैदा करने के लिए। जो आप लोगों को करंट मिल रहा है 24 घंटे में, लगभग 22 से 23 घंटे आपको करंट मिल रहा है, तो कहाँ से मिल रहा है? ये या तो थर्मल पावर से आ रहा है, चाहे आपका यूरेनियम पावर से आ रहा है, चाहे वाटर मीन्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, पानी से जो पैदा हो रही है वहाँ से आ रहा है। कहीं न कहीं से ये क्या आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है और आपको सप्लाई दी जा रही है आपके घर तक, ठीक है। उसमें कोयला से बनने वाली भी बिजली अब तो बहुत कम बन रही है ना, पहले बहुत ज़्यादा बना करते थे कोयले से बिजली, ठीक है। कोयले का इस्तेमाल करके बनाया जाता था, तो अब कम हो गया है। आगे, कोल इज आल्सो यूज एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कोयला और भी अलग अलग जितने भी जो इंडस्ट्रीज है, उद्योग हैं, उसमें भी इस्तेमाल होता था। किस तरह पे? ईंधन के तौर पे, ठीक है। स्टोरी ऑफ कोल, कोयले की कहानी की बात हो रही है यहाँ पे। क्या ये लेडी क्या कह रही है? वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम? हम कहाँ से कोयला प्राप्त कर सकते हैं? एंड हाउ इज इट फॉर्म? और ये कैसे बनता है? हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और कैसे बनता है? इसकी कहानी है कोयले की। देखते हैं क्या कहानी है कोयले की। अबाउट 300, यहाँ से देखिएगा, about 300 million years ago, Earth had dense forest in low-lying wetland areas. लगभग 300 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है, पृथ्वी पे घना जंगल हुआ करता था, ठीक है। और वो जंगल कहाँ होता था? वेटलैंड एरिया। वेट मीन्स भीगी हुई जमीन, ठीक है। और वो भी लो लाइन मीन्स एकदम, जैसे पहाड़ी के ऊपर आप चढ़ेंगे तो पहाड़ी से आप देखेंगे तो एकदम उसके धरातल में, उसके बुनियाद में, उसके नीचे जड़ में पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, घर होते हैं, गांव होते हैं। तो ऐसे ही
एकदम पहाड़ियों पे या जंगलों में देखा जाए तो एकदम जो जमीन होती है उसके निचले स्तर पे जंगल हुआ करता था खूब, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मृदा अपरदन होता है, लैंडस्लाइड होती है। तो वो क्या करता है, सॉइल इरोजन जिसको बोलते हैं, तो पहाड़ी बड़ी से बड़ी टूट के क्या होती है, धंसती चली जाती है, तो उसमें जो पेड़ होते हैं उसके अंदर दब जाते हैं। ऐसे प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं उसके कारण, लाइक फ्लडिंग मतलब बाढ़, दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। तो चाहे बाढ़ आ जाए, जैसे सुनामी आई थी, सुनामी बहुत सारा क्या हुआ था, घर पेड़ पौधे रोड सब क्या होता, धराशायी हो गया था, एकदम सब धंस गया था, मिट्टी के अंदर दब गया था। ऐसे दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल, और ऐसे जो जंगल हुआ करते थे पहले घने घने, वो सब भी क्या हो गए, जमीन में मिट्टी में दब गए। एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम, और जैसे उनके ऊपर और ज्यादा क्या हो गया, मिट्टियां डिपोजिट होती चली गई। दे वर कंप्रेस्ड, और उससे वो क्या हो गए, कंप्रेस हो गए, दब गए। द टेम्परेचर आल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। सैंक मीन्स डूबना, डूबा, सिंक मीन्स डूबना, सैंक मीन्स डूबा हुआ, ठीक है। तो जो टेम्परेचर आल्सो रोज एज दे सैंक, मतलब वो जैसे जैसे मिट्टी के नीचे दबते जा रहे थे, जैसे जैसे नीचे दबते जा रहे थे, वैसे वैसे वहां का उस स्थान का तापमान बढ़ रहा था। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर मीन्स जैसे नीचे गया तो प्रेशर हाई हो गया, टेम्परेचर बढ़ा मतलब हाई प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो टेम्परेचर और प्रेशर जब हाई हो गया, डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। तो जो डेड प्लांट्स थे, मरे हुए जो पौधे थे, जो टूट गए थे, सड़ गए थे, वो सब मिट्टी के अंदर दबकर टेम्परेचर की वजह से किसमें कन्वर्ट होने लगे थे, कोयले में। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि कोयले में क्या होता है, ज्यादा कार्बन होता है, इसीलिए काला हो जाता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन एक प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, ठीक है। आपका डिफिनेशन क्या हो सकता है इसके लिए, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, ठीक है। मतलब जो वेजिटेशन का मतलब पेड़ पौधे, ठीक है। जो पेड़ पौधे जो डेड हो गए थे, मर गए थे, वो जो दब गए अंदर, उनका जो है बदलाव कोयले के रूप में होना ही क्या कहलाता है, कार्बोनाइजेशन। सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशंस, ठीक है। सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ, जो भी पौधे बच गए थे, पेड़ पौधे बच गए थे, वहां से जो बनता है, ठीक है, वहां से लेकर कोल इज आल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल्स, वहां से लेके और बाकी सब जो बचे हुए भी थे उनको भी क्या कहते हैं, जो दब गए उनको, जो बच गए उनको मिलाकर क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। अ कोल माइन इज शोन इन, अब आपको एक कोल माइन मीन्स कोयले की खदान, माइन मीन्स खदान होता है। तो देखते हैं फिगर 5.2 में क्या दिखा रहा है। ये देखिए अपने पास एक फिगर में कोयले की खदान दिखा रहा है, ठीक है। इस कोयले की खदान में क्या दिखा रहा है, देखिए ये मशीन है, ये अंदर जाएगी मिट्टी के अंदर घुसती चली जाएगी और जो कोयला वो निकाल के लाएगी बाहर, ठीक है। तो ये कोल माइन है। चलो धनबाद बहुत फेमस है कोल माइन के लिए, सब लोग जानते हैं, ठीक। आगे देखिए यहां पर, when heated in air coal burns and produces mainly कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब हवा में गैस, जो कोयले को जब जलाते हैं तो उसमें से क्या होता है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कभी आप चाय के दुकान पे देखेंगे, कोयला से अगर चाय पका रहे हैं
तो उस कोयला जब डालते हैं आग में तो कार्बन डाइऑक्साइड धुआं काला काला ज़्यादा उठता है, ठीक है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। अब इंडस्ट्री में कोयला को ले गया गया, वहाँ पर उसको प्रोसेस किया गया, ठीक है, उसको अलग अलग प्रक्रिया में डाला गया स्टेप बाय स्टेप, तो वहाँ से हमें यूजफुल कुछ प्रोडक्ट बन के आए, निकल के आए। कौन से प्रोडक्ट निकल के आए? कोक, ठीक है, कोल तार का मतलब जिससे रोड बनता है, कोल गैस जिनसे गैस आती है, ठीक है, बनती है उससे, ठीक है, वो कोल गैस के नाम से बोलते हैं, ठीक। तो अब इसको तीनों को बारी बारी हम देखते हैं क्या होता है। कोक, कोल तार एंड कोल गैस क्या होता है, देखिए आगे यहाँ पर। कोक, इट इज टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। कोक क्या होता है? टफ मतलब हार्ड, कठोर। पोरस मतलब क्या होता है? जिसमें छोटा छोटा छिद्र हो, ठीक है, जैसे आप लोग स्पंज होता है ना, आपको बैठने वाला जो होता है सोफा के अंदर जो स्पंज लगा रहता है उसमें देखेंगे हल्का छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हल्का छोटे छोटे छिद्र वाला, कठोर छोटा छोटा छिद्र वाला, एंड ब्लैक मीन्स काला पदार्थ को ही क्या बोलते हैं? कोक बोलते हैं। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, और वो क्या होता है? ऑलमोस्ट मीन्स अधिकतम, उसको क्या कह सकते हैं कि वो कार्बन का प्योर रूप होता है, ठीक है, एकदम शुद्ध रूप होता है कोक। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील बनाने में, ठीक है, कोक का इस्तेमाल किया जाता है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स, और भी बहुत सारे जो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का भी काम किया में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जब आप मेटल एक्सट्रैक्शन आप आएंगे 9th 10th में केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा, है ना, कैसे एक्सट्रैक्ट किया, मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, कोक का इस्तेमाल करके आप पढ़ोगे, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर। ये केमिस्ट्री का पोर्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोल तार, ठीक है, क्या? कोल तार का बी वाला कोल तार। इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड विथ अनप्लीजेंट स्मेल। क्या बोला? इट इज अ ब्लैक मीन्स एकदम काला होगा, भाई कोल तार तो काला होगा। थिक लिक्विड मीन्स मोटा द्रव, ठीक है, मोटा का मतलब ऐसे हमारे जो पानी है कहीं भी गिर जाए फैल जाता है, तो वो ऐसे उतना पतला नहीं, मोटा, जो कहीं गिर जाता है तो उसको फैलने में टाइम लगता है। टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तभी फैलता है, अगर टेम्परेचर कम होता है तो ज़्यादा वो फैलता नहीं है, बहुत कम फैलता है। विथ अनप्लीजेंट साउंड, अनप्लीजेंट का मतलब क्या हुआ? हमें जो पसंद नहीं है, ठीक है, जो हम सूंघना नहीं चाहते, वो सुगंध, वो मतलब दुर्गंध कह सकते हैं, ठीक है, गंध बोल सकते हैं, बास बोल सकते हैं, ठीक है, तो एकदम अजीब ढंग का महकता है, ठीक है। तो ऐसा पदार्थ, ऐसा सब्सटेंस कोल तार होता है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ, किस चीज का मिक्सचर होता है भाई? देखते हैं। इट इज ए मिक्सचर ऑफ, यहां देखिए, अबाउट 200 सब्सटेंसेस, लगभग 200 पदार्थों का क्या होता है? वो मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग various substances used in everyday life and in industry like synthetic dyes, drugs, explosives, perfumes, plastics, paints, photographic materials, roofing materials etc. है ना, इतनी सारी चीजें क्या होती हैं? बनाई जाती है किससे? कोल तार से, ठीक है। यहाँ कोल तार यहाँ दिखा ना, यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इसका इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए। हमारे जीवन में जो इस्तेमाल होने वाली सामग्रियाँ हैं वो, ठीक है, सिंथेटिक डाई, ठीक, और ड्रग्स, एक्सप्लोसिव का मतलब बम, बारूद, ठीक है, परफ्यूम का मतलब जो आप लोग नहा धोकर खूब अच्छे से पार्टी में शामिल होने से पहले लगाते हैं। हमारे घरों में प्लास्टिक का इस्तेमाल आए दिन नहीं तो जीवन का एक हिस्सा हो गया है। पेंट घरों को चमकाने के लिए, ऐसे बहुत सारी चीजें किससे बनती है? कोल तार, ठीक है। इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar। बड़े मजे की बात है,
क्या? नेफ्थलीन बाल्स। नेफ्थलीन बाल्स ये एक मटेरियल है, पदार्थ है, जो कि किससे बनता है? इसी कोलतार से ही बनता है। लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ जाता है? रिपेल मोथ्स। मोथ्स का मतलब होता है टिड्डियाँ, फतिंगे। ठीक है, जब गेहूं का फसल उगाया जाता है तब उसमें उस सीजन में ये सब दिखते हैं, तो उनको भगाने के लिए नेफ्थलीन का इस्तेमाल किया जाता है। और यही नहीं, और भी जो कीटाणु उटाणु होते हैं उनको भी मारने के लिए नेफ्थलीन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो किससे बनता है? यही अपने कोलतार से बनता है। क्लियर हो रही बात? चलिए आगे, थर्ड है अपना कोल गैस। ठीक है, तो कोल गैस से पहले इसमें देखें, इस बॉक्स में क्या लिखा है? दीज डेज बिटुमेन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग द रोड्स। अब पहले बहुत तेजी से क्या होता था? कोल तार का इस्तेमाल होता था रोडों को बनाने में। ठीक है, मगर अभी क्या आ रहा है? एक बिटुमेन है जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम पदार्थ है, उसका इस्तेमाल रोडों को बनाने में किया जा रहा है। ठीक है, कोल तार की जगह। चलिए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं वापस से। अपना टॉपिक क्या है? कोल तार। ठीक है, क्या है? कोल तार। तो कोल तार में देखते हैं यहां, कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल गैस क्या है? कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग, एक प्रोसेस के दौरान कोल गैस मिलती है। कौन सा? कोयले को कोक बनाते वक्त जो गैस रिलीज होती है, जो गैस बनती है, उसी को क्या बोलते हैं? कोल गैस। ठीक है, थोड़ा कोल गैस के विषय में पढ़ लेते हैं यहां पर। कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810। 1810 में लंदन में पहली बार जो कोल गैस था उसका इस्तेमाल किया गया था। जो स्ट्रीट लाइट होती है, गलियों में जो लाइट लगी रहती है, उसको जलाने के लिए। एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820, और न्यूयॉर्क में भी 1820 के आसपास इस्तेमाल किया गया था। नाउ डेज, आज के दिनों में क्या हो रहा है? इट इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट। अब प्रकाश के बजाय उसका इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? हीट के लिए, ताप के लिए, गर्मी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, गुड। आगे देखते हैं। क्या है यहां पर? As a fuel in many industries situated near the coal processing plants। ठीक है, और उसका यूज क्या होता है? एक फ्यूल के तौर पर यूज होता है। किसमें? बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के आजू बाजू होती हैं, उनमें। ठीक है, अब अपना टॉपिक आता है पेट्रोलियम। क्या आता है? पेट्रोलियम। तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, पेट्रोलियम। आगे देखते हैं। यू नो दैट पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एंड कार्स। हम सभी लोग जानते हैं कि जो पेट्रोल का इस्तेमाल होता है हल्की गाड़ियों में ज़्यादा होता है। जैसे आपकी मोटरसाइकिल हो गई, स्कूटर हो गई, कार हो गई, शायद स्विफ्ट हो, डिजायर हो, कोई सी भी कार हो, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। कुछ तो डीजल भी इस्तेमाल होती हैं। हावी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स, ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। जो वजनी गाड़ियां होती हैं उसमें क्या डाला जाता है? डीजल। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। और जो पेट्रोल और डीजल वो कहाँ से पाया जाता है? ये पाया जाते हैं पेट्रोल से। ठीक है, एक सोर्स नहीं, एक मिनट। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स, मतलब एक प्राकृतिक संसाधन से पेट्रोल और डीजल को पाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? पेट्रोलियम। ठीक है, आगे। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म? क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? किसी को आइडिया है? जरा सोचिए, पेट्रोलियम कैसे बनता है? ये भी, इसका भी सेम प्रोसेस है। जैसे कोयला बना वैसे भी बनता है। वो जीवाश्म से ही बनता है। फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल्स होती हैं, जीवाश्म होती हैं, जो सड़ी गली बॉडी होती है, चाहे मानव की हो, चाहे जानवर की हो, चाहे ये अपने पेड़ पौधे हो, चाहे जो भी हो, इन सब चीज़ों से ही ये सब बनता है। ज़्यादातर तो पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, इनके दबने से ही बनता है। देखते हैं कैसे बनता है, आगे देखते हैं। सी, पेट्रोलियम। हाँ, आगे देखते हैं। यहाँ पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। देखिए, ऑर्गेनिज्म की आ गई, जीवित प्राणियों की बात आ गई। ऐसे जीवित प्राणी जो कहाँ पाए जाते हैं?
समुद्र में, वहां से पेट्रोलियम बनता है। एज दीज ऑर्गेनिम्स डाइड, जैसे वो ऑर्गेनिज्म जो सी के अंदर, समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, जैसे वो मरते हैं, देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी, अब मर जाएगी तो कहाँ चला जाता है, समुद्र की तलहटी में, एकदम नीचे बॉटम में चली जाती है उसकी बॉडी। फिर क्या होती है, गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, और उसके ऊपर लेयर बाय लेयर सैंड बालू जमा हो जाता है। क्लेमिस कीचड़ होता है, क्लेमिस कीचड़, ठीक है, कीचड़ से ढक जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ। क्लियर हुई बात? आगे यहां पर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, सालों साल के बाद, अब्सेंस ऑफ एयर, हवा के अनुपस्थिति में, हाई टेम्परेचर मीन्स बहुत ज्यादा तापमान, और हाई प्रेशर बहुत ज्यादा दाब के कारण, ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, वो किस में तब्दील हो जाते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। मैंने बोला ना, जैसे आपको कोल बनता है वैसे ही बनता। कोल में भी क्या होता था, तो नीचे दब जाते थे मिट्टी के अंदर, उसका प्रेशर बढ़ता जाता था, टेम्परेचर बढ़ता जाता था, जिससे कि वो कन्वर्ट हो जाते थे, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी, लेकिन फर्क वहां पे क्या है, वहां पेड़ पौधे हुआ करते थे, यहाँ पे क्या है, सी ऑर्गेनिज्म जो डेड हो जाते हैं तो दब जाते हैं वही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है यहाँ, लुक एट फिगर 5.4, देखते हैं फिगर 5. क्या है, आगे देखेंगे। इट शोज द डिपोजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, वो दिखाएगा कि कैसे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस डिपोजिट्स होते हैं। यू सी दैट द लेयर ऑब्टेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज above that of water. You see that the layer containing petroleum oil, आप उसमें देखेंगे कि पेट्रोलियम ऑयल किस तरह से लेयर कहाँ कहाँ बना हुआ है, गैस का कैसे बना हुआ है। Why is it so? ऐसा क्यों है? Recall that oil and gases are lighter than water and do not mix with it. हम सभी लोग जानते हैं भाई, पानी से हल्का तो दोनों है, ठीक है, पेट्रोल भी और गैस भी, तो वो उसके साथ मिक्स क्यों नहीं होते, डू नॉट मिक्स विद इट, ठीक। तो देखते हैं इस पक्ष को भी। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेनिनसिल्वानिया, ठीक है, पेनिनसिल्वानिया, ठीक है, एक जगह है यूएसए का पेनिनसिल्वानिया, ठीक है। वहां पे विश्व का पहला क्या हुआ, कुआं खोदा गया था तेल का, कब, 1859 में। 8 years later, 8 साल के बाद, in 1867 ऑयल वाज स्ट्रक्ड एंड मैक्रून इन आसाम। 8 साल बाद भारत के आसाम में भी क्या हुआ, आसाम में कौन सी जगह, मैक्रून में तेल का कुआं खोदा गया। इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन आसाम, गुजरात, मुंबई, हाई एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा। और भारत में भी आसाम के बाद और भी जगहों पे, जैसे गुजरात हुआ, मुंबई हुआ, इन सब जगहों पे भी तेल का कुआं मिला। साथ ही उन नदियों के बेसिन में, मीन्स नदियों के कहाँ, जहां से निकलती हैं, ठीक है, उनकी तलहटी में भी ये मिला, क्या, तेल का कुआं मिला। बात समझ में आई? हाँ, चलिए थोड़ा और देखते हैं। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम को रिफाइन कैसे किया जाता है उसको देखते हैं, ठीक है। अभी नीचे फिगर भी देखने को मिल जाएगा। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली लिक्विड, एकदम काला मोटा जो द्रव होता है वो पेट्रोलियम होता है। इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, इसका मतलब गजब गंध होता है, ठीक है, मतलब आपको पसंद ही नहीं आएगा, इतना बुरा होता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे इसके कंस्टिट्यूएंट्स मतलब घटक होते हैं, अलग अलग घटक होते हैं, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एटसेट्रा, ये सब चीज़ों का वो क्या होता है, मिक्सचर होता है पेट्रोलियम, ठीक है, इसलिए वो काला मोटा लिक्विड होता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब वो प्रोसेस जिसमें क्या किया जाता है, अलग अलग जो मिक्सचर्स होते हैं, जो घटक मिले होते हैं पेट्रोल में, उनको अलग करने का ही प्रोसेस को क्या बोलते हैं,
पेट्रोल रिफाइनिंग। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले ये हम फिगर देख लेते हैं। इस फिगर में हमको ये दिखाया गया है कि कैसे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस डिपॉजिट होते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये आपका क्या हुआ, ऊपर वाला सरफेस, ठीक है, ये नीचे मिट्टी के नीचे, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ये इम्परवियस रॉक होता है। ठीक है, इम्परवियस का मतलब आपको पता है, अप्रभावित, मतलब अभेद, जिसको हम भेद न सके। ठीक है, मतलब उसको कुछ भी इफेक्ट न पड़ने वाले ऐसे रॉक। ठीक है, मतलब हार्ड टफ। फिर उसके बाद ये जो लेयर है अपने पास, ये जो लेयर है, ठीक है, ये फिर मिट्टी आपका ऐसे पत्थरों का बना हुआ। फिर उसके नीचे देखिए, ये जो कुआं का दिखा रहा है ना, ये कुआं है। तो अब इस कुएं में ये पहला पोर्शन जो है गैस का है, तो कुआं खोदा गया, गैस तक ही यहाँ से गैस निकाल ली गई। फिर ये दूसरा लेयर है, ये तेल का है। ठीक है, दूसरा लेयर किसका है, ये तेल का है। तो तेल के लिए ये कुआं खोदा गया है। ठीक है, फिर उसके नीचे क्या मिला, मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके नीचे पानी। ठीक है, मतलब पहाड़, मतलब ये पहाड़ नहीं, स्टोन, रॉक, पत्थर, उसके बाद गैस, फिर उसके बाद ऑयल, फिर उसके बाद पानी। फिर उसके बाद लास्ट में अपने पास क्या आता है, रिजर्वायर रॉक्स। ठीक है, रिजर्वायर का मतलब यहाँ इसको कह सकते हैं पानी का खजाना या पत्थरों का खजाना, ऐसा कुछ कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हैंडपंप की बोरिंग होती है, जब उसको खोदा जाता है तो पहले तो नॉर्मल चला जाता है कुछ लेयर तक। ठीक है, नॉर्मल हो जाता है, और मिट्टी होता है, फिर पत्थर आता है, फिर मिट्टी आते हैं, फिर बालू आता है, फिर वो पहाड़ पत्थर नुमा आता है। ठीक है, फिर जाके पानी मिलता है, लगभग 120-150 फीट नीचे जाने के बाद ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आपका फिगर था। चलिए आगे देखते हैं, रिफाइनरीज को देखते हैं, फिर वहीं पे स्टॉप करते हैं आज की क्लास। ठीक है, चलिए ये देखिए अपने पास रिफाइनरी है, ये रिफाइनरी है। ऐसा आप मुंबई में आप अक्सर देखेंगे। ठीक है, समुद्र के किनारे लगा हुआ रहता है। ठीक है, बनी हुई रिफाइनरीज हैं। ठीक, तो थोड़ा इसमें देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। ठीक, इट इज कैरीड आउट इन द पेट्रोलियम रिफाइनरी। और ये जो रिफाइनिंग होती है पेट्रोलियम की, ये पेट्रोलियम रिफाइनरी में ही होती है। स्पेशली उनका अलग से रिफाइनरी बना होता है, जैसे ये देखिए बना हुआ ना, ऐसे ही वो बना होता है। उसी में इसका हम क्या कर रिफाइन कर सकते हैं, और अदर जगह पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा इस बॉक्स में क्या, वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। अब जो अलग अलग पेट्रोलियम के कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो और उनका इस्तेमाल क्या क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, आप एक बार देख लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा बॉक्स ये जो बना हुआ है ये। ठीक है, आप देख सकते हैं, जरूरत है तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जरूरी है, कौन सा पेट्रोलियम कंस्टिट्यूएंट्स है ये तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ से पेट्रोलियम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है ये आपको पता चल जाएगा। LPG हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, इलेक्ट्रिक ऑयल हो गया, पैराफिन्स हो गया, बिटुमिन। ठीक है, और उनका इस्तेमाल क्या क्या यूज है, बात क्लियर होगी। तो आज के लिए इतना ही।